नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां रहने वाली बहुसंख्यक आबादी के धर्म का खुलेआम अपमान करने की पूरी आजादी हो। भारत शायद अकेला देश है जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म का खुलकर अपमान करते हैं, कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। फिर भी हमारे देश में इसे लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती। हमारे देश में अक्सर नेता कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, हमारे देश में इस्लाम खतरे में है, हमारे देश में धार्मिक आजादी खतरे में है। अभी हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने अपने मुखपत्र के ताजा अंक में भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों से अपील की थी कि वो इस्लाम को बचाने के लिए एकजुट होकर भारत में रहने वाले हिंदुओं का नरसंहार कर दे। भारत में 110 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने धर्म के अपमान पर आम जनता चुप है और पार्टियों के नेता वोटों का पूरा हिसाब किताब देखकर बड़े ही संतुलित बयान दे रहे हैं। भारत की राजनीति में यह माना जाता है कि सनातन धर्म का अपमान करने से गैर हिंदू वोटर खुश होते हैं और हिंदू वोटर इसका कोई खास बुरा नहीं मानते और ना ही कोई प्रतिक्रिया देते। इसलिए ऐसे बयान राजनीति में नुकसान की बजाय कई बार नेताओं को और पार्टियों को फायदा देकर ही जाते हैं और इसके बाद हर पार्टी और हर नेता के वोट का बड़ी चालाकी से बंटवारा होता है। उसी हिसाब से ये नेता इस तरह के मुद्दों पर अपने बयानों को हमेशा बदलते रहते हैं। जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उनके बयान कुछ और होते हैं, जब चुनाव हो चुके होते हैं तो बयान कुछ और हो जाते हैं। इसके बाद हम कोटा की कोचिंग फैक्ट्रियों में मानसिक तनाव का शिकार हो रहे बच्चों को बचाने के लिए इस देश की सबसे बड़ी मुहिम शुरू करेंगे। वर्ष 2023 में अब तक कोटा के कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करने वाले 23 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं और अभी भी न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो आत्महत्या के बारे में सोच रहे होंगे या कोई मौका तलाश रहे होंगे और हो सकता है उनमें से आपके बच्चे भी हों। लोगों ने बड़ी संख्या में हमसे संपर्क किया है और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अपने अपने सुझाव दिए हैं। अब से हर रोज हम इस देश के बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए यह मुहिम चलाएंगे ताकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया जा सके। और आखिर में आपको बताएंगे कि आज भी जब हमारे देश में करोड़पति पकड़े जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं या सड़क दुर्घटना करते हैं जिसमें लोग मारे जाते हैं, इसके बाद भी वो सिस्टम को अपनी जेब में रख लेते हैं। चाहे हजारों करोड़ रुपए की हेरफेर का मामला हो या सड़क दुर्घटना में किसी की जान चले जाने की बात हो। लाल बत्ती हमारे देश में भले ही बंद हो गई है, लेकिन वीआईपी कल्चर आज भी जारी है। आज आपको बताएंगे, आपको याद होगा हमने डीएचएफएल के प्रोमोटर्स के बारे में, धीरज वधावन और कपिल वधावन के बारे में आपको पिछले हफ्ते खबर दिखाई थी और बताया था कि कैसे जेल में उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। उस खबर का असर हुआ है और अब उनकी जेल बदल दी गई है। और इसके साथ ही आपको याद होगा हमने हाल ही में एक रोल्स रॉयस और ट्रक के बीच टक्कर की खबर आपको दिखाई थी जिसमें ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर मारे गए थे। अभी तक उस मामले में हरियाणा पुलिस ने कुछ नहीं किया है। आज ये मुद्दा एक बार फिर से उठाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन के समूल नाश करने के बयान के खिलाफ देश भर में राजनीतिक और धार्मिक विरोध बढ़ता जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज हो गया है, जबकि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक शिकायतें दी गई हैं। उदयनिधि ने कहा है कि मैंने सनातन विचारधारा खत्म करने की बात कही थी। बीजेपी ने कहा है कि वोट के लिए इंडिया गठबंधन के दल देश की धर्म संस्कृति पर हमले कर रहे हैं। 2 दिन पहले सनातन निर्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी से की थी। इंडिया गठबंधन के घटक दल डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन की ओर से दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी में 2 तरह के बयान सामने आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि इंसान को बराबर नहीं मानने वाले धर्म को वो बीमारी ही मानते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वो उदयनिधि के बयान का समर्थन नहीं करते। बीजेपी ने सवाल उठाया है
कि क्या मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक और मोहब्बत की दुकान में दूसरे धर्म पर जहर उगलने की बात हुई थी? टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीएमके नेता के बयान का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने और शहीदों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे समेत आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का चुनावी वादा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव कराएगी तो सिलेंडर के दाम 5000 रुपए तक हो सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने 1 नेशन 20 इलेक्शन का नारा दिया और सबके लिए समान शिक्षा की बात कही। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग पर हुए विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद आज महाराष्ट्र कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बड़े नेता शामिल थे। सरकार ने आरक्षण की मांग पर जालना में धरने पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना पर खेद जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों से झड़प में 40 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे और 15 से अधिक बसों में आगजनी हुई थी। पुलिस ने हिंसा के केस में 360 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। अब प्रदेश में अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने से पहले सैटेलाइट से सर्वे किया जाएगा। खबर है कि सर्वे और जांच के बाद ही कब्जा की गई जमीन खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन को आदेश दिया कि हल्फनामा देकर बताएं कि भारत के संविधान और सरकार में आपकी आस्था है। अनुच्छेद 370 मामले पर याचिका देने वाले अकबर लोन ने साल 2018 में विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पंजाब में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ड्रग तस्करों से खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए एक गुप्त डील की है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आईएसआई ने ड्रग्स तस्करों से भारतीय सेना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ड्रग्स और हथियार देने की पेशकश की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को हटाने का फैसला किया है। जेलेंस्की ने रुस्तम उमेरोव को रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। रक्षा मंत्री ओलेक्सी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जिस देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कहना कैसे सही हो सकता है, और क्या सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष के इंडिया गठबंधन को चुनावों में हिंदुओं के वोट क्या अब भी मिल पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, क्योंकि भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं होगा जहां रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के धर्म का खुलेआम अपमान किया जा सके और लोग कुछ न कहें। भारत अकेला ऐसा देश है जहां 110 करोड़ हिंदुओं को उनके धर्म का खुलेआम अपमान होता है। यह कहा जाता है कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है जिसे जड़ से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और इस देश में उसके बाद भी खामोशी रहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की बीमारी की तरह है और इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। अगर आपने बयान ध्यान से सुना हो तो ये भी देखा होगा कि जब उदयनिधि स्टालिन ये बयान दे रहे थे उस समय सामने जो लोग बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे। यह सिर्फ भारत में हो सकता है जहां 110 करोड़ लोगों के धर्म का मंच से सार्वजनिक रूप से अपमान होता है और सामने बैठे लोग तालियां बजाते हैं। चेन्नई के जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की बात कही, उस कार्यक्रम का नाम था सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका नाम ही ये रखा गया था
कि यह सनातन को मिटाने के लिए बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस है, सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। एबोलिशन को हिंदी में उन्मूलन कहेंगे, जिसका अर्थ होता है मिटा देना या जड़ से उखाड़ फेंकना। यानी यह कार्यक्रम सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आयोजित हुआ था और ये इस कार्यक्रम के पोस्टर्स पर हर जगह साफ साफ लिखा हुआ है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। ये देखिए, क्या ऐसा आप किसी इस्लामिक देश में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि किसी इस्लामिक देश में ऐसा कोई सम्मेलन हो जाए जिसमें लिखा हो इस्लाम उन्मूलन सम्मेलन? आप कल्पना कर सकते हैं? इस्लामिक देश छोड़ दीजिए, क्या आप भारत में कल्पना कर सकते हैं कि इस्लाम को लेकर इस तरह का एक सम्मेलन खुलेआम हो और उसमें ऐसी बात कही जाए? क्रिश्चियनिटी को लेकर, ईसाइयों के धर्म को लेकर ऐसा सम्मेलन अगर हो, उन्मूलन सम्मेलन, और लोग उस पर तालियां बजाएं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी देश में, हमारे अपने देश में भी नहीं कर सकते। और इस सम्मेलन में एक नहीं बल्कि कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। डीएमके की तरफ से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र और तमिलनाडु की सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु से लेफ्ट पार्टी सीपीएम के सांसद सु वेंकटेशन, और आपको याद होगा एक छात्र थे रोहित वेमुला जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला, सीपीआई के नेता मधुकर रामालिंगम और कांग्रेस पार्टी से भी एक नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिनका नाम है एस पीटर एल्फोंस। तमाम पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं सनातन उन्मूलन सम्मेलन में। ये सभी वो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पार्टियों के नेता एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बने जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कहता है, उसे एक बीमारी की तरह कहता है। और यह एक ऐसी चीज है जो किसी और देश में, दुनिया में आपको मिल नहीं सकती, किसी और देश में यह संभव नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां रहने वाली बहुसंख्यक आबादी के धर्म का खुलेआम अपमान करने की आजादी हो, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, निजी विचारों के नाम पर। लेकिन भारत में यह सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुलेआम होता है और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ ही ऐसा किया जाता है और किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। याद कीजिए, पिछले साल जब नुपुर शर्मा ने, बीजेपी की जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था एक टीवी डिबेट शो में। उनका समर्थन करने पर उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक टेलर का सिर तन से जुदा कर दिया गया था और नुपुर शर्मा की ऐसी हालत कर दी गई थी कि आज भी नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्हें जबरदस्त सुरक्षा लेनी पड़ी और आज भी वो कहीं जाती भी हैं तो इतनी सारी सुरक्षा के बीच वो जाती हैं क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी हर रोज मिलती है। और उस समय विपक्ष के नेता नुपुर शर्मा के बयान पर सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए थे। विपक्ष के नेता तो छोड़िए, तमाम इस्लामिक देश हमारे देश के खिलाफ एकजुट हो गए थे। लोगों ने हमारा बहिष्कार करना शुरू कर दिया था कि नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे की। और बहुत सारे नेताओं ने देश के मुसलमानों को खतरे में बताना शुरू कर दिया था, इस्लाम खतरे में है, अल्पसंख्यक इस देश में खतरे में है। आप याद कीजिए, और तब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है, देखिए, इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में किसी ने कोई बहिष्कार नहीं किया, कोई हिंदू सामने नहीं आया जिसने यह कहा हो। और यह अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम को लेकर जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो जो हुआ वो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं, इस मामले में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दोनों मामलों में आप ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क करके देखिए, नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ था और इस मामले में क्या हो रहा है। ना तो राहुल गांधी ने इस बयान पर कोई टिप्पणी की है, ना ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पर कोई सफाई आई है। उल्टा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि जो धर्म समान अधिकारों की बात नहीं करता वो धर्म बीमारी जैसा ही तो है। जबकि उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वो अपने पुराने बयान पर, यानी जो बयान उन्होंने दिया है वो अब भी कायम है, वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो ये भी जानते हैं कि इस बयान को देकर भी वो चुनाव नहीं हारेंगे, चुनाव तो अब भी जीतेंगे, तो फिर अपने बयान से क्यों पीछे हटे, तो फिर
क्यों माफी मांगे जब कोई माफी मांगने के लिए कह नहीं रहा, जब कोई इस बयान देने के मामले में उन्हें कोई सजा नहीं हो रही, जनता भी उनके साथ है, चुनाव भी नहीं हार रहे, तो माफी क्यों मांगेंगे? और सनातन धर्म से अच्छी संस्कृति द्रविड़ संस्कृति है, यह बात वो खुलकर कह रहे हैं। சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைட்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர், இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா, அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. இல்ல ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ் பிடிச்சு கொலை பண்ண போறாங்களா? Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. देखिए, हिंदू धर्म की जो सबसे खूबसूरती है और जो हिंदू धर्म को बाकी सब धर्मों से अलग बनाती है, वो यही है। अभी आपने इन दो नेताओं को देखा, प्रियंका खड़गे को देखा, ये खुद हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। और आपने उदयनिधि स्टालिन को भी देखा, ये भी हिंदू हैं, फिर भी हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसा और किसी धर्म में नहीं हो सकता कि उसी धर्म को मानने वाले लोग अपने ही धर्म के खिलाफ बात करने लगे। दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। क्या नुपुर शर्मा ये हिम्मत कर सकती हैं कि वो ये कह दें कि मैंने पिछले साल जो बयान दिया था इस्लाम को लेकर वो बिल्कुल ठीक दिया था और मैं अपने बयान पर कायम हूं? अगर उन्होंने कह दिया तो इस देश में जलजला आ जाएगा। कह ही नहीं सकती, लेकिन उदयनिधि स्टालिन खुलकर कह सकते हैं, पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इस मामले में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरनगर में एक एफआईआर जरूर दर्ज हो चुकी है, मुजफ्फरपुर में एक एफआईआर जरूर दर्ज हो चुकी है और पटना और दिल्ली में भी उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन एक्शन क्या होगा हम कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें 28 में से ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के नेता ऐसे हैं जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद इसी गठबंधन की कुछ पार्टियों के नेता ऐसे कार्यक्रमों में भी शामिल होकर सनातन धर्म की तुलना डेंगू से करते हैं, मलेरिया से करते हैं, कोरोना जैसी बीमारियों से करते हैं और इसे मिटाने की भी बात कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे तो जो दूसरे धर्मों के वोटर हैं वो इससे खुश होंगे और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कोई खास नाराज नहीं होंगे। हमारे देश में अक्सर नेता कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, हमारे देश में इस्लाम खतरे में है। अभी हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने अपने मुखपत्र के ताजा अंक में भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों से अपील की कि वो इस्लाम को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं और भारत में रहने वाले हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दें। भारत में 110 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानते हैं, यानी 110 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने धर्म के अपमान पर आम जनता चुप है, क्योंकि सनातन धर्म हिंसा के लिए किसी को प्रेरित नहीं करता और पार्टियों के नेता पूरा वोटों का हिसाब किताब लगाकर बहुत ही संतुलित बयान देते हैं। जहां चुनाव होने वाला होता है वहां चुनाव के हिसाब से देते हैं, जहां चुनाव हो चुके होते हैं उसके हिसाब से देते हैं और सारे नेता ये देखते हैं कि इस समय जो उनका चुनावी आकलन है, उनके वोटर्स की जो संख्या है, उसकी जो रेशो है, उसका जो बैलेंस है, उसमें कितने हिंदू हैं और कितने नॉन हिंदू हैं और उसके हिसाब से बयान दिए जाते हैं। आज इस पूरे विवाद को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 ही पार्टियों ने सही मायनों में उदयनिधि स्टालिन के इस बयान की निंदा की है और ये 2 पार्टियां हैं, आप हैरान हो जाएंगे कौन सी पार्टियां हैं। एक ममता बनर्जी की टीएमसी और दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बाकी 26 पार्टियों के नेता या तो इस मुद्दे पर चुप हैं
या फिर इसके समर्थन में हैं और विरोध में दोनों तरह के बड़े ही संतुलित बयान दे रहे हैं, कभी यहां कभी वहां। जैसे कांग्रेस पार्टी के महासचिव और इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन का बयान उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष सनातन धर्म का अपमान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसे लेकर तरह तरह के विचार है। केसी वेणुगोपाल कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, खड़गे कुछ और कहते हैं, कमलनाथ जिन्हें चुनाव लड़ना है अभी मध्य प्रदेश में, वो ये कहते हैं कि नहीं, वो इस बयान को नहीं मानते, ये स्टालिन का निजी बयान हो सकता है, वो इससे सहमत नहीं है। तमाम तरह के नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और सबकी नजर सिर्फ वोट बैंक पर है, धर्म पर किसी की नहीं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। Sarva-dharma Sambhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. I feel that they have to respect every religion. Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section और द स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपुल। स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो, वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। आप अक्सर ये तो सुनते होंगे हमारे देश में कि अल्पसंख्यक खतरे में हैं हमारे देश में। ये बातें, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं दुनिया भर में। लोग ये भी कहते हैं कि हमारे देश में इस्लाम खतरे में है, लोग ये भी कहते हैं धार्मिक आज़ादी खतरे में है, लोग ये भी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। लेकिन आज कोई भी ये नहीं कह रहा कि सनातन धर्म भी खतरे में है। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या सनातन धर्म हमारे अपने ही देश में खतरे में आ गया है? भारत की राजनीति में यह माना जाता है कि सनातन धर्म का अपमान करने से गैर हिंदू वोटर हमेशा खुश होते हैं और हिंदू वोटर इसका कोई खास बुरा नहीं मानता। इसलिए ऐसे बयान राजनीति में नुकसान के बजाय फायदा ही देकर जाते हैं और इसके बाद हर पार्टी और नेता के वोट का बंटवारा होता है और उसी हिसाब से वो अपने अपने बयानों को जब चाहे तब बदलते रहते हैं। कभी हिंदू बन जाते हैं और कभी गैर हिंदू बन जाते हैं, कभी मंदिरों में जाने लगते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद हिंदू धर्म का अपमान करने लगते हैं। सब कुछ समय समय की बात है, जब जैसी जरूरत हो वैसा चोला बदल लेते हैं हमारे देश के नेता। भारत के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने वाली ये डीएमके पार्टी आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि डीएमके, याद कीजिए कौन सी पार्टी है, डीएमके वो पार्टी है जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को मदद करने का आरोप लग चुका है। आज उसी डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी जाकर खड़ी हुई है, उसी के साथ राहुल गांधी खड़े हुए हैं, उसी डीएमके के साथ खड़े हैं जिस डीएमके पर उनके पिता की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था। इसी को कहते हैं गंदी राजनीति, इसी को कहते हैं वोटों की राजनीति, जिसमें कोई सिद्धांत नहीं है, जिसमें कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म है, वो है वोटों का धर्म। एक ही धर्म है, वो है सत्ता तक पहुंचने का धर्म। आज से 26 वर्ष पहले, वर्ष 1997 में, जब राजीव गांधी की हत्या के मामले में रिटायर्ड जस्टिस एमसी जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था जैन कमेटी, जैन कमीशन। जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को तब सौंपी थी और तब उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि इस हत्याकांड में
डीएमके ने एलटीटीई के आतंकवादियों की मदद की थी और उस समय इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की गठबंधन वाली सरकार से यह मांग की थी कि वो डीएमके को केंद्र सरकार से बाहर कर दे। और जब कांग्रेस पार्टी की यह मांग नहीं मानी गई तो फिर कांग्रेस ने आई.के. गुजराल की सरकार गिरा दी थी, अपना समर्थन उनकी सरकार से वापस ले लिया था जैन कमीशन की इसी रिपोर्ट के बाद। राहुल गांधी उस समय हो सकता है युवा रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, हो सकता है उन्हें यह बात याद भी ना हो। आज राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी वाड्रा को हम ये बात याद दिलाना चाहते हैं, और सोनिया गांधी तो इस बात को कैसे भूल सकती हैं, उन्हें तो याद होगा ही, क्योंकि उन्होंने अपना पति खोया था और जिस पर आरोप लगे जिस पार्टी पर, आज ये पूरी उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार उसी पार्टी के साथ खड़ा है जाकर। आज उसी कांग्रेस पार्टी का डीएमके के साथ गठबंधन है और सनातन धर्म के खिलाफ इस बयान पर जब कांग्रेस को डीएमके से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था, तब उसके ज्यादातर नेता इस पर या तो चुप हैं या कह रहे हैं कि यह डीएमके की निजी राय हो सकती है, या कह रहे हैं कि यह तो अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन कोई ठोस स्टैंड कांग्रेस नहीं ले पा रही। और भारत के करोड़ों हिंदू इस बात को आज बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। हो सकता है ये करोड़ों हिंदू अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, 110 करोड़ हिंदू, सनातन धर्म की जो खूबसूरती है वो यही तो है। ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ये विरोध भी नहीं करेंगे, सड़कों पर हल्ला गुल्ला भी नहीं करेंगे, बहिष्कार की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सहनशील अगर कोई धर्म है तो वो है सनातन धर्म। आपने असहनशीलता की इतनी बातें सुनी होंगी कि असहनशीलता हमारे देश में बढ़ती जा रही है। असहनशीलता छोड़िए, आज सहनशीलता देखिए। इससे बड़ी सहनशीलता आपने दुनिया के किसी देश में देखी है, जहां आपने 110 करोड़ लोगों के धर्म पर सवाल उठा दिया, और ये लोग आज भी सहनशीलता के साथ चुपचाप ये सब कुछ देख रहे हैं, इसे स्वीकार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे देश के नेता इस पर क्या करेंगे। अब इस सवाल पर आते हैं कि उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने की बात आखिर कर क्यों रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक की गंदी राजनीति। तमिलनाडु में 88% हिंदू रहते हैं, 88%, लेकिन इनमें से ज्यादातर दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय से हैं जो द्रविड़ संस्कृति को मानते हैं, और इसी का फायदा उठाने के लिए तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह नफरत फैलाई जाती है और कहा जाता है कि सनातन धर्म भेदभाव करता है, यह महिला विरोधी है, इसमें जातियां हैं जो लोगों के साथ जो है नाइंसाफी करती हैं, जबकि इन बातों में सच्चाई नहीं है। सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि धर्म क्या होता है। आमतौर पर लोग धर्म को ईश्वर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सनातन धर्म थोड़ा अलग है। लोग धर्म को ईश्वर से जोड़कर देखते हैं। जो अल्लाह को मानता है उसे मुसलमान कहते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानता है उसे ईसाई, और जो हिंदू देवी देवताओं को पूजा करता है उसे हिंदू माना जाता है। और यह धर्म की वो परिभाषाएं हैं जो इंसानों ने पिछले 2000 वर्षों में अपने लिए बनाई है। लेकिन सनातन धर्म इससे भी हजारों वर्ष पुराना है, और यह इकलौता ऐसा धर्म है जिसकी नींव में प्रकृति है और ब्रह्मांड है। अकेला ऐसा धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सदा, और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी सदा रहने वाला स्वभाव ही सनातन धर्म कहलाता है। सनातन धर्म में जिन श्रुतियों और स्मृतियों का उल्लेख किया गया है, उनके अनुसार सनातन धर्म वो धर्म है जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है, और जो हर जीव के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, सबके लिए बराबर है, जो हर जीव में ईश्वर को देखता है, जो कर्म के चक्र से बंधा है, और जो सत्य धर्म का संचालन करता है, वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में जो श्रुति बताई गई है, जो बताई है, वही श्रुति हमारे 4 वेदों का संग्रह है, और ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये चारों वेद ज्ञान और प्रकाश की बात करते हैं। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म को मैटर और स्पिरिट में अलग अलग बांटा गया है। मैटर का मतलब है ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत, और स्पिरिट का मतलब है वो शक्ति जो इस पूरी प्रकृति में वास करती है। अग्नि में जो शक्ति है, वायु में जो शक्ति है, पेड़ पौधों में जो शक्ति, और यहां तक कि मिट्टी में जो शक्ति है, वो एक स्पिरिट है। और स्पिरिट यानी शक्ति को ही सनातन धर्म में ईश्वर माना गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा सनातन धर्म में
हम पत्थर में भी ईश्वर देखते हैं, पर्वत में ईश्वर देखते हैं, नदी में ईश्वर देखते हैं, पेड़ पौधों में ईश्वर देखते हैं, हर जानवर में हम ईश्वर देखते हैं, मनुष्य में हम ईश्वर देखते हैं, और ये सबसे अलग है। अब उदयनिधि स्टालिन जैसे जो नेता कहते हैं कि सनातन धर्म में परिवर्तन का कोई सिद्धांत नहीं है और ये पिछड़ेपन से जुड़ा है, तो ऐसे नेताओं को असल में सनातन धर्म का ज्ञान है ही नहीं। मेरा आज उदयनिधि स्टालिन से एक सवाल है कि क्या वो हवा को बदल सकते हैं, क्या वो पानी को बदल सकते हैं, क्या वो पेड़ पौधों की प्रकृति को बदल सकते हैं, या वो नदियों और पर्वतों को बदल सकते हैं? इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान प्रकृति को कभी नहीं बदल सकता, और सनातन धर्म इसी प्रकृति को धर्म का रूप मानता है। लेकिन कुछ नेता इसकी गलत व्याख्या करके सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा धर्म है जो प्रकृति में ईश्वर की बात करता है। और क्योंकि प्रकृति बदल नहीं सकती, इसलिए सनातन धर्म भी बदल नहीं सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सनातन धर्म रूढ़िवादी है। असल में सनातन धर्म तो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म है। इकलौता ऐसा धर्म है जो महिलाओं को देवी के समान दर्जा देता है, महिलाओं में देवी देखता है। इसके अलावा सनातन धर्म कहता है प्रकृति ही ईश्वर है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे ज्यादातर त्योहार प्राकृतिक संरचनाओं पर केंद्रित है, जिसमें लोग चंद्रमा, सूर्य, जल, नदियों और यहां तक कि पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे ही देश में एक वर्ग ऐसा है जो सनातन धर्म का अपमान खुलेआम करता ही रहता है, और ये लोग किसी और धर्म से नहीं है, बल्कि ये सारे लोग असल में सनातन धर्म से ही हैं, हिंदू धर्म से ही हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि हमारे देश में आज हिंदू धर्म का अपमान करने वाले भी हिंदू धर्म से आने वाले ही लोग हैं। आप देखिएगा, हिंदू धर्म का अपमान मुसलमान नहीं कर रहे, ईसाई नहीं कर रहे, सिख नहीं कर रहे, ये तो कभी करते ही नहीं। देश का कोई मुसलमान हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करता है। हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा अपमान हमारे देश में स्वयं हिंदू ही करते हैं। ये कितनी अजीब सी बात है। आज हमने आपके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पुराना बयान निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर देश में प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत हो गए तो भारत में सनातन धर्म की हुकूमत आ जाएगी और इसे रोकना ही होगा। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हिंदू हैं, लेकिन देश के हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो देश में सनातन धर्म की सत्ता आ जाएगी, इसलिए इसे रोकना चाहिए। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। अब हम आपको जो अगला विश्लेषण दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में मैं सबसे पहले आपको शाही पनीर या दाल मखनी बनाने की विधि बताऊं, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कल्पना कीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हुई, मैं आया और सबसे पहली खबर जो मैं आपके सामने पेश करूं वो हो कि आज हम आपको बताएंगे कि शाही पनीर कैसे बनाया जाए। तो शायद आप यही कहेंगे कि खबरों के शो में मैं आपको शाही पनीर बनाना क्यों सिखा रहा हूं। आपको भी बड़ी हैरानी होगी और आप कहेंगे कि भाई खबरों का शो है, खबरें दिखाइए, ये आप शाही पनीर और दाल मखनी कहां लेकर बैठ गए। तो राहुल गांधी भी ठीक इस समय यही कर रहे हैं जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। कांग्रेस पार्टी ने YouTube पर राहुल गांधी का एक नया वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो दिल्ली में लालू यादव के घर पर उनसे बिहार का मशहूर चंपारण मटन बनाना सीख रहे हैं। और इस वीडियो में लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा के चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, कुछ महीने का समय है, देश के लोग राहुल गांधी से यह जानना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार देश में बनी, अगर वो प्रधानमंत्री बने, तो उनकी क्या योजना है, उनकी रणनीति क्या है। अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो ऐसा क्या अलग करेंगे जो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ताकि लोग ब्लैक एंड व्हाइट में देख सके। और ऐसे में राहुल गांधी लोगों को यह बता रहे हैं कि लालू यादव की मटन बनाने की रेसिपी क्या है। यानी जब कांग्रेस को लोगों के वोट चाहिए, तब राहुल गांधी YouTube पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने पर जोर दे रहे हैं। यानी वोटों की जगह राहुल गांधी व्यूज लेना चाहते हैं। अब ये व्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन वोट मिलेंगे या नहीं ये हम तय करेंगे। लेकिन पहले आप राहुल गांधी और लालू यादव का ये कुकरी शो देखिए, जिसमें वो आपको
खाना बनाना सिखा रहे हैं। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ इतना? हाँ डालिए। धनिया। हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा। हल्दी और 2 स्पून। हाँ, एक और डाल दो। डालिए। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है। हाँ। और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। तो सच बताओ, किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया, मीसा ने बनाया, सब तीनों ने ग्रुप ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की। बहुत अच्छा। तो इसमें 2 राजनीतिक परिवार हैं। एक गांधी परिवार जिसमें भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। दूसरी तरफ है लालू यादव का परिवार, वो भी राजनीतिक परिवार है जिसमें लालू यादव हैं और लालू यादव की बेटी हैं। और ये दोनों बड़े राजनीतिक परिवार, दोनों बड़े राजनीतिक खानदान खाना बनाना एक दूसरे को बता रहे हैं कि मटन कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद दोनों इस मटन का आनंद ले रहे हैं। देखने में तो ये वीडियो बड़ा स्वीट लगता है, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लगता है ये वीडियो। हम ये नहीं कह रहे कि गलत काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो से व्यूज तो मिल जाएंगे राहुल गांधी को, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। वोट पाने के लिए राहुल गांधी को इससे ज्यादा कुछ और करना पड़ेगा। खाना बनाना तो सिखा रहे हैं लोगों को, मटन कैसे बनाना है वो बता रहे हैं, लेकिन सरकार कैसे बनाएंगे इस समय लोग ये जानना चाहते हैं। सरकार अगर बन गई तो उस सरकार का फ्लेवर क्या होगा, उस सरकार की संरचना क्या होगी, वो सरकार क्या करेगी, लोग ये जानना चाहते हैं। ऐसे में लोग ये नहीं जानना चाहते, ये बाद का काम है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी असल में व्यूज वाली राजनीति कर रहे हैं, वोट वाली राजनीति को छोड़कर। अब हम एक बहुत गंभीर मुद्दा आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब हम कोटा की कोचिंग फैक्ट्रियों में मानसिक तनाव का शिकार हो रहे बच्चों को बचाने के लिए भारत की सबसे बड़ी मुहिम आपके आशीर्वाद से और समर्थन से शुरू कर रहे हैं। और यह मुहिम हमारी नहीं है, यह मुहिम असल में आपकी है, आपके बच्चों की है। इस साल अब तक कोटा के कोचिंग सेंटर्स में तैयारी कर रहे 23 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। और आप यकीन मानिए, अब इन छात्रों की आत्महत्या की खबरें हमें जब मिलती थीं तो हम बड़े परेशान होते थे। मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती थी कि इन छात्रों को हम कैसे बचा सकते हैं। और आज भी कोटा में रहने वाले न जाने कितने ऐसे छात्र होंगे जो आज रात को भी आत्महत्या के बारे में सोच रहे होंगे, मौका ढूंढ रहे होंगे कि अगला मौका मिले और वो आत्महत्या कर लें, मौका ढूंढ रहे होंगे कि कैसे अपने परिवार के पास जाएं और कहें कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं मरना चाहता हूं। और हो सकता है उनमें से कुछ आपके बच्चे भी हों। इसलिए हम ये मुहिम आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब भी न जाने कितने छात्र आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। और यह मुहिम उन परिवारों के लिए होगी जिनके बच्चे कोटा से वापस अपने घर लौटकर जाने की हिम्मत ना तो दिखा पा रहे हैं और ना इससे पहले दिखा पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस मुहिम का नाम हमने रखा है कोटा SOS। इस मुहिम को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने हमसे संपर्क किया और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अपने सुझाव हमें ईमेल्स के जरिए भेजे। हमसे उन्होंने हर तरीके से संपर्क किया और जो पत्र हमें मिले हैं उनमें से कुछ पत्रों की कॉपी मैं आज लेकर भी आया हूं और मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा कि लोगों ने हमें क्या लिखा है। आज बहुत सारे पत्र हमारे पास आए हैं। देखिए,
ये एक प्रोफेसर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्होंने मुझे लिखा है, आपके ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड मैंने देखे और आपकी ये बात कि स्प्रिंग वास्तव में एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उनके सुझाव देखिए। वो लिखते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ बच्चे टेस्ट के नाम से घबराते हैं और कुछ टेस्ट नहीं होगा इस बात से परेशान है। बच्चों को पढ़ाई के साथ अपनी हॉबीज को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जाए। आगे वो कहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ सामूहिक खेलकूद अथवा टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कराई जा सकती हैं जिससे उनका तनाव कम हो सकता है। फिर वो कहते हैं, एक अच्छा शिक्षक बच्चों में उस समाधान को खोजने का जुझारूपन पैदा करता है और इसके बाद में स्टूडेंट जो चाहे वो एग्जाम बड़े आराम से क्लियर कर सकता है। यानी अध्यापक की भूमिका बहुत ज्यादा है। पूरी पढ़ाई का प्रोसेस बच्चा एक मनोरंजन की तरह ले, उसे मजा आए, उसे लगे कि वो रोज कुछ नया सीख रहा है, इतना एक बच्चे को खुश रखने के लिए काफी होता है। और इस बात के लिए ही ज्यादा से ज्यादा टीचर्स एवं पेरेंट्स एक दूसरे को तथा स्टूडेंट्स को समझाएं एवं निरंतर आगे बढ़ते चलने के लिए प्रेरित करें। ये एक मेल हमारे पास आया है। एक और मेल है मेरे पास जो आया है, यह हमें लिखा है डॉक्टर महेश पंजाबी ने, जो कि डॉक्टर है। और वो देखिए क्या लिखते हैं, इफ ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ टीचिंग एंड कोचिंग एट पार विद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, देयर विल बी नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा कोचिंग इन एनी इंस्टीट्यूट। हिंदी में ये कह रहे हैं कि अगर सारे स्कूल और कॉलेजों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, स्कूल कॉलेजों में ही अगर अच्छी पढ़ाई होने लगेगी तो फिर इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे कोचिंग सेंटर में इसलिए जाते हैं क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, उनका स्तर अच्छा नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, 1960 और 70 में देयर वर नो प्राइवेट कोचिंग ऑन मास लेवल। In last 30 years, the level of teaching have gone down due to many reasons. तो ये कह रहे हैं कि देखिए 1960 में, 70 में, 80 में जो लोग IIT में जाते थे, इंजीनियर बनते थे या जो लोग डॉक्टर बनते थे, वो तो कहीं बाहर से कोचिंग नहीं लेते थे। तब कोचिंग सेंटर्स थे ही नहीं। उस समय बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? लेकिन जब से कोचिंग सेंटर्स आए हैं तब से जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत गिर गया है। फिर वो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं उन्हें माइग्रेन हो गया है, इंसोम्निया यानी सो नहीं पा रहे हैं, वो बहुत तनाव में हैं, उन्हें हर समय सिर में दर्द रहता है और वो चाहते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अकाउंटेबल भी हों और रिस्पॉन्सिबल भी हों। और फिर कह रहे हैं, टुडे मीडिया इज वेरी पावरफुल टू ब्रिंग चेंजेस फॉर बेटरमेंट इन एनी फील्ड। और ये हमसे चाहते हैं कि मीडिया इसके बारे में बात करे और आज हम एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते ये बात कर रहे हैं। देखिए एक और हमारे पास मेल आया है, ये है विभा राठौर का। और विभा जी क्या लिखती हैं, उनका पहला सजेशन है कि कोटा के या दूसरे कोचिंग सेंटर्स में मेडिटेशन का सेशन होना चाहिए। बच्चों को मेडिटेशन के लिए समय देना चाहिए। दे आर डिप्रेस्ड सोल्स पाइल्ड विद लॉट ऑफ सोसाइटी प्रेशर एंड फाइनेंशियल ड्रेनिंग ऑफ देयर फैमिली। ये बच्चे तनाव में हैं, इनके ऊपर प्रेशर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। फिर वो आगे लिख रही हैं, वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर सक्सेस, व्हाट विल डू नेक्स्ट बट नॉट फॉर फेल्योर। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि हमारा पूरा सिस्टम बच्चों को सिर्फ सफलता की कुंजी देता है कि सफल कैसे होना है। बच्चों को यह नहीं बताता कि अगर असफल हो गए तो क्या करना है, और असफलता के लिए हम बच्चों को कभी भी तैयार नहीं कर पाते। और ये चाहती हैं कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए। काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, कम से कम एक बार नहीं तो महीने में 2 बार होना चाहिए। और इसमें माता पिता का जो रोल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये विभा जी का कहना है। अब एक और हमारे पास पत्र आया है, ये भी मैं आपको बताता हूं। इस पत्र में ये हमें किसने लिखा है, ये PS बेदी हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है। वो कहते हैं सबसे पहले तो माँ बाप का प्रेशर जो होता है ये बच्चों को बहुत कमजोर कर देता है। सन ऑफ अ डॉक्टर मे वांट हिज सन और डॉटर टू बी बिकम अ डॉक्टर। मतलब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और माता पिता ताने मारते हैं। 2 तरह की इन्होंने बात बताई है। जो पैसे वाले घरों से आते हैं बच्चे, वो जब नहीं कर पाते तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो ताने मार मार के बच्चों को मार डालते हैं।
और जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो इस दबाव में मर जाते हैं क्योंकि मेरे माता पिता ने अपनी जमीन बेचकर, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर, अपना पेट काट कर हमें यहां भेजा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा, वो कहते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बिजनेस है, जिसमें एक बच्चे को अ स्टूडेंट में हैव टू शेल आउट एनीवेयर 1.5 लाख से 5 लाख रुपए सालाना जो देना पड़ता है, और जिसकी तरह से ये पूरी जो कोचिंग है ये कमर्शियलाइज बन गई है, ये भी एक बहुत बड़ा इसका एक फैक्टर है कि कोचिंग जो है वो एक फैक्ट्री की तरह हो गई है, पैसे बनाने वाली मशीन है। और छात्रों में जो डर है, असफल होने का डर, ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। और कंक्लूजन में वो ये कहते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिसी मेकर्स शुड कोऑर्डिनेट एंड लर्न फ्रॉम देयर पास्ट फेल्योर्स। और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। और भी कई मेरे पास मेल हैं, वो फिर कभी आपको पढ़कर सुनाएंगे। बहुत सारी चिट्ठियां लोगों की आई और हम आपसे भी कहते हैं अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो हमें भेजिए। हमारी इस मुहिम के 4 हिस्से होंगे, जिसमें पहले भाग में हम आपको छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। दूसरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तनावपूर्ण माहौल के बारे में, फिर माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के बारे में, और चौथा शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए। ये 4 भाग हैं, ये 4 बड़े इश्यूज हैं। 2 महीने पहले कोटा में छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिस पर 24 जून से 31 अगस्त के बीच 55 से ज्यादा छात्रों ने फोन करके बताया कि इस शहर में यानी कोटा में उनका दम घुट रहा है और वो अब जीना नहीं चाहते। यानी सोचिए 55 छात्र तो इस समय तैयार बैठे हैं आत्महत्या करने के लिए। इसके अलावा कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर इस साल अब तक 1500 से ज्यादा छात्र फोन करके खुद को डिप्रेशन में बता चुके हैं। और इन तमाम छात्रों की शिकायत सिर्फ इस शहर के माहौल और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है, बल्कि ये छात्र अपने माता पिता से भी बहुत नाराज हैं। 20 जुलाई को ऐसे ही एक छात्र ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, और जब पुलिस ने उससे बात की तो पता चला कि ये छात्र इस बात से दुखी था कि कोटा भेजने के बाद उसके माता पिता ने उससे बात करनी ही बंद कर दी और पिछले 4 महीनों में उससे कोई मिलने तक नहीं आया, जिससे यह छात्र खुद को अकेला महसूस करने लगा और इसके मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा। इसी तरह जून में एक छात्र ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके बताया कि उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स और उसके माता पिता का उस पर नीट की परीक्षा को पास करने का इतना दबाव है कि उसे अब ठीक से नींद नहीं आती और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोटा शायद मरने के लिए भेजा गया है। और यह कहानी सिर्फ इन छात्रों की नहीं है, बहुत सैकड़ों हजारों छात्रों की है। एक सर्वे के मुताबिक कोटा में पढ़ने वाले हर 10 में से 8 छात्र मानते हैं कि वो डिप्रेशन में है और कोटा में उनका दम घुटता है। इन छात्रों की मानसिक स्थिति को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां हॉस्टल के एक कमरे में एक छात्र ने आत्महत्या करने से पहले यह लिखा। देखिए क्या लिखा उसने। लिखा, सॉरी पापा, हैप्पी बर्थडे। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया और मेरी आत्महत्या के लिए मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए, यह लिखकर वो बच्चा मरने के लिए चला गया और उसने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा बाकी हॉस्टल्स में भी इस तरह के पोस्टर्स पर छात्र अक्सर ये लिखते हैं कि हारो नहीं करो, और इन पोस्टर्स पर लिखी बातों में आपको इन छात्रों का पूरा दबाव नजर आएगा। छात्र इस तरह की चीजें लिखकर अपने सामने दीवारों पर लगा लेते हैं। आज मैं आत्महत्या करने वाले एक छात्र का आपके लिए सुसाइड नोट लेकर आया हूं, जिसमें असल में एक ऐसा सुसाइड नोट है कि हाथ भी कांप रहे हैं इसे हाथ में पकड़ते हुए, इसे पढ़ते हुए, कि उस बच्चे ने कैसे लिखा होगा। कल्पना करके देखिए, थोड़ी देर महसूस करके देखिए कि किसी बच्चे का सुसाइड लेटर है, सुसाइड नोट है ये, जिसमें इस छात्र ने लिखा अगर परीक्षा में उसके 70% से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, और इस प्रेशर को वो झेल नहीं सकता और इस जन्म में तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इसलिए अब वो अपनी जान दे रहा है। थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं, देखिए लिख रहा है, मम्मी पापा, पहली बात तो ये कि मुझे याद करके कभी मत रोना क्योंकि मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूं। फिर आगे लिखता है, यार मम्मी बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, सब यही बोलते थे कि 70% से कम नहीं आने चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती थी कि अगर मेरे मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, और मैं इस टेंशन को झेल नहीं सका। और दिनेश नाना जी को भी सॉरी, मैं आपको और टेंशन नहीं देना चाहता था, और पापा इस जन्म में तो मैं इस टेंशन को लेकर डॉक्टर कभी नहीं बन सकता। ये
उस बच्चे की आत्महत्या का नोट है जो अभी आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा था। एक और बच्ची ने आत्महत्या की, उसने क्या लिखा देखिए, आपको बताता हूं। हमारी हिम्मत नहीं होगी आप लोगों से नजर मिलाने की, इसलिए हम अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू ऑल, मैं अपनी मर्जी से आज अपनी लाइफ खत्म करती हूं। ये देखिए, ये एक लड़की है जिसने आत्महत्या करने से पहले ये पत्र लिखा है। आपकी स्क्रीन पर भी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सोचिए उन बच्चों के बारे में। कोटा में इस साल जिन 23 छात्रों ने आत्महत्या की, उनमें से 15 छात्र ऐसे थे जो बेहद गरीब परिवारों से थे और जिनके माता पिता ने कर्ज लेकर, जमीन बेचकर, जो भी उनके पास कुछ था सब बेच दिया, उसके बाद कर्ज लिया और तब इन बच्चों को कोटा शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। इनमें 2 छात्र तो ऐसे थे जिनके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे, जबकि एक छात्र के पिता बाल काटते थे, हेयर ड्रेसर हैं, जो महीने में मुश्किल से 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। और आत्महत्या करने वाली एक छात्रा के पिता अपने शहर में गाड़ियां साफ करने का, यानी सुबह सुबह गाड़ी धोने का काम करते थे। कोटा में 250 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका सालाना रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपए है। देखिए, पैसों की बारिश हो रही है, 6,000 करोड़ रुपए। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यह पैसा उन हजारों लाखों गरीब और मिडिल क्लास परिवारों से मिलता है जो बचपन में ही ये तय कर लेते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। और फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे गरीब परिवारों के सपनों की एक कीमत लगाते हैं, जिन्हें कुछ परिवार पैसे के रूप में चुकाते हैं और कुछ अपने बच्चों को खोकर इसकी कीमत चुकाते हैं। और यहां एक तथ्य यह भी है कि इस व्यवस्था में गरीब का असल में कोई नहीं है। जब गरीब का बच्चा मरता है तो उसे इंसाफ तो दूर, अपने बच्चे की डेड बॉडी भी पुलिस को रिश्वत देकर लेनी पड़ती है। लेकिन जब किसी अमीर परिवार के बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है, पूरा सिस्टम इसे एक बड़ी समस्या मानकर इस पर गंभीरता से विचार करता है। पिछले साल जब दिल्ली में एक अमीर परिवार के एक छात्र ने इसी परीक्षा के दबाव में आकर आत्महत्या की, तब पूरी दिल्ली की पूरी सरकार, हमारा सिस्टम इस घटना से चिंतित हो गया और सरकार ने कहा था कि छात्रों पर ऐसी परीक्षाओं के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कोटा में पिछले कई वर्षों से सैकड़ों गरीब छात्र इस प्रेशर और एजुकेशन सिस्टम की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए अब भी कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक साल की पढ़ाई का खर्च औसतन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है और यह पैसा शुरुआत में ही 1 से 1.5 महीने के बीच भरना होता है। आज हम सबसे पहले तो यह समाधान लेकर आए हैं कि अगर कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन छात्रों की पूरी फीस वापस लौटा दें जिन्हें ऐसा लगता है कि वो इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते, जिनका मन नहीं लग रहा, जिन्हें आकर यहां से एहसास हुआ कि वो यहां नहीं कर पाएंगे, ऐसे छात्रों की फीस तुरंत वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर इतना भी हो जाएगा तो इन छात्रों की एक बड़ी समस्या का हल हो सकता है। तो आज जो बड़ा एक हम आपके ये हर रोज हम आपको कोटा एसओएस दिखाएंगे, लेकिन आज का हमारा टेक ये है कि बहुत सारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो इतने दबाव में आ जाते हैं, वो अपने माँ बाप को कैसे बताएं कि माँ बाप ने जमीन बेचकर, लोन लेकर जिस तरह से उन्हें वहां भेजा है पढ़ने के लिए, वो कैसे बताएं कि अब हम यहां पढ़ नहीं पा रहे, हम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर उनका पैसा वापस कर दें ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जैसे ही बच्चे को ये पता चले कि वो नहीं कर पाएगा, उस बच्चे की फीस अगर वापस कर दी जाए तो शायद उस बच्चे पर यह दबाव कम रहेगा। इसलिए आज हम पहला सुझाव ये देना चाहते हैं, अगर कोई सरकार के लोग देख रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो लोग नीतियां बनाते हैं वो देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, कोचिंग वाले देख रहे हैं, तो पहला सुझाव हमारा ये है। हमारे पास इतना सारा मैटर, हमने इतना सारा रिसर्च इस पर किया है कि समय भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हर रोज हम ये मुहिम आपके सामने लेकर आएंगे। और अब इन बच्चों को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी और हमारी है। आखिर में माता पिता से बस इतना कहना चाहेंगे, अपने बच्चे को पहचानिए। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर आप जल में रहने वाली मछली को कहेंगे कि वो पेड़ पर चढ़ जाए और पेड़ पर रहने वाले एक बंदर से कहेंगे कि वो पानी में रहने लगे, तो क्या होगा, सोच कर देखिए। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा खास है। कोई बच्चा पेंटर बनता है, कोई बच्चा शायर बनता है, कोई बच्चा खिलाड़ी बनता है। हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनता। अपने बच्चे में सिर्फ अपने बच्चे को देखिए, एक डॉक्टर या इंजीनियर को नहीं।
अब कल इस मुद्दे पर फिर से बात होगी। अगर आपके पास सुझाव है तो हमें जरूर भेजिएगा। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखें, सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके डर से बड़े हो जाते हैं। नमस्कार।